आपको पिछले लेक्चर का कंसेप्ट याद है तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज ले लूँ, सोर्स चार्ज, आवाज नहीं यहाँ, और पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, पूरा ध्यान इस चैप्टर पे होना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लिया, उस चार्ज से थोड़ा दूर दूसरा कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब अगर इस पॉइंट पे दूसरा कोई चार्ज आया तो उसको एनर्जी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको वर्क डन करना पड़ेगा वहां पे आने के लिए। और कितनी उसको एनर्जी मिलेगी, या जितना मतलब कितनी एनर्जी मिलेगी तो जितना वो वर्क डन करेगा। और ये सब किसको मिलेगा? चार्ज को। उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं पिछले लेक्चर का पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब क्या? तो उस पॉइंट की जो एबिलिटी है एनर्जी देने की, इस पॉइंट की जो एबिलिटी है क्या देने की? किसको? चार्ज को। एनर्जी देने की एबिलिटी चार्ज को, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक। बट ये एनर्जी तभी मिलेगी जब वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, क्योंकि वर्क डन भी तभी करना पड़ेगा। क्योंकि वर्क डन करने के लिए अगर मान लो किसी चार्ज को यहाँ पे आना है, तो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे उसको आने से कोई रोकेगा, है ना? कोई यहाँ पे अगर उसको आने से अपोज करेगा तो ही वर्क डन करोगे। बट अगर कोई अपोज ही नहीं करेगा तो वर्क डन करने का जरूरत नहीं है, और फिर एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो फिर अपोज तभी करेगा जब वहां पे नजदीक में कोई चार्ज होगा, या फिर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आने वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, मतलब उस चार्ज को इधर आने नहीं देगी। तो फिर उस चार्ज को इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और इस तरीके से उस चार्ज को एनर्जी मिलेगी उस पॉइंट पे, और उस एनर्जी अपॉन चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। भूलना नहीं, याद रखना इसको। आगे, तो अब ये पोटेंशियल होता कितना है? तो वो पोटेंशियल होता कितना है तो हमने पता किया, वो पोटेंशियल होता है 1/4πε0। वो चार्ज जिसके कारण इधर फील्ड है, वो चार्ज जिसके कारण इधर फील्ड है, वो चार्ज, और ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस। तो ये हुआ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल हुआ। ठीक। अब मान लो नेक्स्ट सिचुएशन, मेरे पास एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, +5 कूलम -5 कूलम। ठीक। तो इसको डाइपोल बोलते हैं। ये डाइपोल का सेंटर है। डाइपोल के सेंटर से एक लाइन लिया, और उस लाइन पे हमने एक पॉइंट सी लिया। अब इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पहला आंसर है दोनों के कारण होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो दोनों का पोटेंशियल भी वहां है। तो वो पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, वो निकल के आया था 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। r जो होता है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, और थीटा वो पोजीशन वेक्टर, और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक। और फिर हमने सबसे लास्ट पूछा था या पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4। इन सारे पॉइंट्स का यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल, क्योंकि सबके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? तो इतना होता है। क्लियर है क्या? तो फिर अगर ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये r3 है, ये rn है, तो फिर पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q1/r1 प्लस Q2/r2 प्लस Q3/r3 प्लस डॉट 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 Qn/rn। ये बेसिकली मैं तब बोल रहा हूं जब मैंने सबके पोटेंशियल को ऐड किया और सब में से 4πε0 क्या निकाला? कॉमन निकाला। राइट। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में potential at a point due to a point charge, potential at a point due to a electric dipole, and potential at a point due to system of charges, ये हमने कवर कर लिया था। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके। तो अब हम लोग कुछ इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर आगे वाला पार्ट पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ क्वेश्चन अच्छे है वहां पे।
देखो अगला क्वेश्चन, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हमने उस वायर को बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और उस वायर के पास चार्ज है 250 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली। तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये देखो ये वायर है, ठीक, ओके। इस वायर का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और इस पूरे वायर के पास टोटल चार्ज जो है वो है 250। तो 250 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, राइट। और आपको पूछा है कि उसकी सेंटर पे, यहां इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, राइट। तो आपको पूछा गया है पोटेंशियल एट सेंटर। अब दिक्कत है कि हमारे पास पोटेंशियल के तीन तीन फॉर्मूले हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट, और तीसरा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ। सवाल उठता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्योंकि यहाँ पे जो है, रुको पहले सुन तो लो। तो यहाँ पे चार्ज किसके पास है, तो ये वायर के पास है, ये वायर के पास चार्ज है, इस तरीके से स्प्रेड है वो, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये 250 माइक्रोकूलम किसी एक पॉइंट पे है क्या, नहीं है, पूरे वायर पे स्प्रेड है। और फिर आपको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो वो तीन फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाओ, राइट। तो आप ध्यान दो अब यहाँ पे, नहीं टेक्स्ट बुक में देख के मत बोलो, सो कॉन्सेंट्रेट करना। तो आप एक सिंगल चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। दिक्कत ये है क्योंकि ये जो चार्जेस है ना वो 250 माइक्रोकूलम किसी एक पॉइंट पे नहीं है। अगर क्वेश्चन ये होता कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर 250 माइक्रोकूलम चार्ज है और फिर यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ना, और उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो पता करो, तो फिर आप लोग ये एक पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल होता है वो ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते। बट ऐसा सिचुएशन नहीं है, जो चार्ज जो है वो पूरे वायर पे स्प्रेड है। तो फिर क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, ठीक है, एज्यूम कर लो कि इस वायर पे मतलब मैं इजी वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं तुमको। एज्यूम करो कि इस वायर के ऊपर 250 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है, ठीक। तो अगर टोटल चार्ज 250 माइक्रोकूलम है तो एक पॉइंट पे चार्ज रहेगा कितना, 1 कूलम। तो 250 पॉइंट मिला के कितना हो जाएगा, 250 कूलम। तो फिर यहां पे मान लो एक पॉइंट है जिसके पास 1 कूलम चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम सॉरी। तो फिर इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से इधर पोटेंशियल होगा, ठीक। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल, एक माइक्रोकूलम का इधर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो होगा 1/4πε0 Q1/R1। R1 मतलब ये डिस्टेंस मान लो, है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, उसके पास भी 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो उसका भी यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल। तो उसके केस में भी डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। तो फिर उसका पोटेंशियल रहेगा दूसरे इसका 1/4πε0 Q2/R। ये दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल। R इसलिए लिया बिकॉज सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम ही है ये, इसलिए R ही लिया। तो ऐसे कितने पॉइंट है, 250 पॉइंट। फिर ऐसा पोटेंशियल जो ऐड होगा वो सबका ऐड होगा कि किसी एक का ही लेंगे, क्योंकि सारे चार्जेस का पोटेंशियल यहाँ है। तो फिर ऐसा हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे 1/4πε0 Q2/R, 1/4πε0 Q3/R, ऐसा चलता जाएगा। कितने पॉइंट्स के लिए होगा ये, फिर हम लोग फाइनली 1/4πε0 कॉमन निकालेंगे और अंदर आएगा Q1/R, पहले पॉइंट का चार्ज प्लस दूसरे पॉइंट का चार्ज अपॉन R। या फिर आप लोग, तो मैं बोलूंगा R भी कॉमन निकालो, क्योंकि सबके केस में क्या है, R है, और अंदर आएगा Q1 प्लस ऐसे करते करते Q250, है ना,
पहले पॉइंट का चार्ज, दूसरे पॉइंट का चार्ज, तीसरे पॉइंट का चार्ज, ऐसे करते करते कितना? तो अगर आप ये क्या है, ये सारे सारे पॉइंट का चार्ज है, तो सारे पॉइंट का चार्ज मिला के क्या होगा? टोटल चार्ज। अरे है नहीं? तो फिर आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 क्यू, क्यू टोटल, क्यू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कितना होगा? आर। नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? तो अब ये सिचुएशंस एक पॉइंट के चार्ज जैसी हो गई, क्योंकि एक पॉइंट का चार्ज होता तब भी उसका फॉर्मूला ऐसे ही आता ना, तो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ, बट लॉजिक ऐसा है जो मैंने बताया तुमको। क्लियर है? तो फिर अभी यही वाला फॉर्मूला लगा के अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या है? टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू टोटल अपॉन आर। ठीक है? तो अब मुझे बताओ क्या है 1/4πε0 कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। क्यू टोटल है 250 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और आर मतलब वो रेडियस कितना है? वो 10 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यह आएगा 1 - 2 कितना आएगा? -1। अरे 1 - 2 कितना आएगा? तो इधर आएगा 10⁻⁻1, राइट? सो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोलो जरा, ये क्या है? 25 और ये क्या है? 9। 25 9 का कितना होता है? 225 2। उसके बाद ये 10⁻9, ये एक 0 मतलब 10⁻1, और ये 10⁻−1 है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, और आखिर में 10 कितना है? 6 -6 रैदर। तो 225 इंटू इतने सारे 10 है, एक ही लेंगे क्योंकि सबका बेस सेम है, तो 9 + 1 10 + 1 11, 11 - 6 कितना आएगा? 5, तो 10⁻5 और वोल्ट। तो आपका आंसर आया 225 इंटू 10⁻5 वोल्ट। अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देता तो एटलीस्ट जिसको फिजिक्स समझता है उसको कंफ्यूजन होता, बिकॉज ये फॉर्मूला जो है एक पॉइंट के पोटेंशियल के लिए होता है, और यहाँ पे चार्ज एक पॉइंट पे था कि पूरे वायर पे था, तो हमने एन चार्जेस वाला कंसेप्ट लगा के फॉर्मूला तैयार किया है। तो फॉर्मूला का रूप प्रूफ समझ में आया क्या? कि लॉजिक क्लियर है आपको? एग्जाम में ये लॉजिक देने का जरूरत नहीं कि हम लोग इस यहां तक कैसे पहुंचे, राइट? आपको बस याद रखना है कि जो सिंगल चार्ज वाला जो फॉर्मूला है वो इस केस में भी यूज हो जाएगा। ठीक है? सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, बट ये इजी हो गया बिकॉज आपने सर्कल शेप में उसको बेंड किया था। अगर आप उस वायर को, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि हमारे पास एक वायर है और वायर के पास 250 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, और आपको इस वायर के बाजू में एक पॉइंट लेना है, और वहां पे फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल। तो उस केस में वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर तुमने इस वायर पे दोबारा से मान लो, लेट्स से इसको 10 कूलम चार्ज है, तो 10 कूलम चार्ज है तो 10 पॉइंट एज्यूम कर लिए, तो ये पहला पॉइंट है मान लो, तो पहले पॉइंट का पोटेंशियल होगा इधर, दूसरे पॉइंट का भी होगा, तीसरे पॉइंट का भी होगा, फोर्थ का भी होगा। क्या ये सबके डिस्टेंस में? तो वो आर कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर वो ये 1/4πε0 पहला चार्ज अपॉन R1, 1/4πε0 दूसरा चार्ज अपॉन R2, राइट? तो ये R1 तो अंदर वैसे रहेगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा? और फिर ये इतने सारे चार्जेस है, 10 चार्जेस है, 10 डिस्टेंसेस पुट करने पड़ेंगे, और वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट नहीं होने वाला, क्यू टोटल अपॉन आर, इसमें कन्वर्ट नहीं होने वाला ये, राइट? ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना? क्यों? क्योंकि आपने उस वायर को किस फॉर्म में बेंड कर दिया था, और उस सर्कल के फॉर्म में क्या होता है? सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है? तो वो आर कॉमन निकल गया, राइट? इसलिए वो मैच हुआ, अदरवाइज वो मैच नहीं होता ये फॉर्मूला। दिमाग में रहेगा ये? ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था ये एक। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में।
ओके, सो आपने क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए था जब मैं लिख रहा था. अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट. तो आपके पास एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, होना ही चाहिए क्योंकि वो फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए आया था जो हमने कल निकाला था. शॉर्ट डाइपोल नहीं रहेगा तो वो जो हमने L इज फार लेस देन R बोला है वो नहीं होगा और वो कैलकुलेशन कभी नहीं होगा जो हमने आखिर तक किया है. एनीवेज, एक शॉर्ट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है. डाइपोल मोमेंट मतलब P कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻19 19 है कि -9 कूलम मीटर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रे. डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिटरमाइन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और कहां पे, एट और पॉइंट का डिस्टेंस भी दिया है 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. ठीक, क्लियर है. अब वो पॉइंट कहां है, पॉइंट 0.3 मीटर पे है, बट 0.3 मीटर किस तरफ लेने का, तो पहले 0.3 मीटर कहां लो, एक्सियल लाइन. अगर आपको याद हो कल हमने सीखा था ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर है. और अगर मैं ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये राइट, ये क्या है, एक्सियल लाइन. याद है कि नहीं है? ओके, सो आपको पॉइंट जो है वो इधर इस लाइन पे कहीं पे तो लेना है. तो इस लाइन पे सपोज यहां पे वो पॉइंट लिया और ये जो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से वो कितना मीटर है बोलो, 0.3 मीटर. डिस्टेंस को हम लोग R बोलते थे, राइट. तो R इज इक्वल टू आपको दिया है 0.3 मीटर. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको 3 को इधर शिफ्ट कर दो, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा. कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? ठीक है, या 0.3 को 3/10 भी लिख सकते हो. ओके, अब आगे आपको पोटेंशियल चाहिए ना, तो पोटेंशियल वो किसका है, तो पोटेंशियल डाइपोल का है. क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से. तो फिर आपका पहला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R². ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डाइपोल का है इसलिए. बट जो पॉइंट है, पॉइंट वो एक्सियल लाइन के ऊपर है, बट पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन. और एक्सियल लाइन पे जब पॉइंट होता है तो कल ही मैं सिखा चुका हूं तुमको, थीटा एक तो 0 होता है या 180 होता है. याद है तुमको, केसेस आप देख सकते हो. सो V इज इक्वल टू, पिछला लेक्चर याद करो भाई, तो P cos 0 लिया, इधर थीटा की जगह पे 0 लिया तो 1 आने वाला है, और 180 लिया तो -1 आएगा. तो इसका मतलब फॉर्मूला आने वाला है प्लस माइनस, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 180, तो फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस 1/4πε0 P अपॉन R². जिसको एंट्रेंस एग्जाम देना है उसको तो ये रट्टा ही मार लेना चाहिए, उसको ऐसे नहीं याद रखना चाहिए, राइट, कि एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला प्लस माइनस 1/4πε0 P अपॉन R² होता है करके. तो बस अभी वैल्यू पुटअप कर दो, तो प्लस माइनस 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दी हुई है 1 इंटू 10⁻−9 और नीचे R रेडियस, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है 3 इंटू 10⁻−1 का स्क्वायर, राइट. तो अब मुझे बताओ ये 10⁻−9 और 10⁻+9 हट जाएंगे. ओके, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा फिर आपका, तो पोटेंशियल हो जाएगा 9, ये 9 इंटू 1 कितना होगा 9, प्लस माइनस रहने दो, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो वो -2 हो जाएगा. तो 9 और 9 क्या होगा, -2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा, 10⁻+2 वोल्ट. और V इज इक्वल टू 10⁻, कितना 2 मतलब कितना 100 वोल्ट. इस तरीके से अगर पॉइंट मैं एक्सियल लाइन पे लेता हूं तो उसका पोटेंशियल आ जाता है, कितना आ जाता है बोलो, 100 वोल्ट, राइट. अब अगला सेकंड है आपको क्या पूछा गया है, हाँ पॉइंट जो है वो कहाँ है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है. तो कल ही आपको समझा इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है. ये देखो ये इक्वेटोरियल लाइन
और आपने ये सीखा है कि अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे रहेगा तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा और उनके बीच का एंगल कितना बनेगा? हाँ, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये एंगल 90 होता है, तो cos 90 कितना होगा? तो इसलिए इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? तो अभी बी का कुछ सॉल्व करने का नहीं, डायरेक्टली लिखने का, ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल इज 0, और जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए ट्रू होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए भी ट्रू होगा। समझा है ना आपको? थर्ड एंड लास्ट केस। आगे अब क्या बोला है, आपको पॉइंट कहां लेना है? हर बार आपको पॉइंट कहां लेना है वो सिचुएशन अलग है बस। अब पॉइंट लेना है ऑन अ मेकिंग विद डाइपोल एक्सिस, ठीक है। तो इधर आन दो, सिचुएशन समझ लो, सॉल्व करना तो इजी है। तो सपोज ये आपका माइनस प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, छोटा डायग्राम निकाल रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है अभी, और ये आपका डाइपोल है। ओके, सो ध्यान दो, ये आपका डाइपोल है, ठीक है। अब ये डाइपोल डाइपोल का जो एक्सिस है, ये लाइन मतलब डाइपोल का एक्सिस है, सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हमें इधर आने दो, अब यहाँ पे अब हमें पॉइंट ऐसे लाइन पे लेना है जो इस डाइपोल के एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती हो? देखो, एट अ पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन, वो पॉइंट एक लाइन पे है और वो लाइन कितना डिग्री एंगल बना रही है? राइट, तो ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, उसके साथ 60 डिग्री बनाने वाली लाइन मान लो ये है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। और फिर सेंटर ऑफ डाइपोल से मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो 0.3 मीटर है ना? तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल डाइपोल के कारण है, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, B इज इक्वल टू 1/4πε P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, 1/4πε 9 इंटू 10⁻⁹, ये P 1 इंटू 10⁻⁹ क्वेश्चन में दिया है, और cos आगे कितना 60 1/2 होगा, और रेडियस का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 9, ये +9 -9 हट जाएगा, 9 1 सा 9 हो जाएगा, cos 60 1/2 होता है, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और -1 का 10⁻⁻1 पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? -2, तो ये 9 और 9 क्या होगा? और आगे 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, होगा ना? और ये 1/2 मतलब 0.5 या 1/2, चल ठीक है 1/2, तो 100/2 कितना होगा? 50, तो ये हुआ 50 वोल्ट, ठीक है। तो पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो अगर डाइपोल एक्सिस पे नहीं लाई करता, कहीं और लाई करता है, तो पोटेंशियल कितना है बोलो? 50 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से आपने पॉइंट एक बार एक्सियल लाइन पे लिया, पॉइंट एक बार ऐसे लाइन पे लिया जो 60 डिग्री एंगल बनाती है डाइपोल एक्सिस के साथ, और पॉइंट एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे लिया, और तीनों केसेस का आपने क्या फाइंड आउट किया? पोटेंशियल, राइट। तो तीनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट यूज हो गए, आप ऐसे समझो। आगे ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है? 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्जेस है,
इसको डाइपोल मत बोलना, बिकॉज डाइपोल में दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे एक चार्ज 5 इंटू 10⁻⁸ है और दूसरा 3 इंटू 10⁻⁸ है। माइनस का प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू का प्रॉब्लम है। दूसरे की 3 इंटू 10⁻⁸ है और ये 5 इंटू 10⁻⁸, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। ओके, दोनों चार्जेस कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। आपको ये पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, राइट। वो पॉइंट ढूंढना है आपको। तो इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो सपोज मान लो ये आपका पहला चार्ज है, कितना है वो 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये आपका दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, दो चार्जेस है बस। डाइपोल होने के लिए दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों के चार्जेस की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कोई तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा कहीं तो जहां पे पोटेंशियल जीरो रहेगा। तुम बोलोगे क्यों जीरो रहेगा? आपने तो बोला था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इधर दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पोटेंशियल क्यों जीरो है? तो पोटेंशियल जीरो इसलिए होगा, सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। कल ही मैंने तुम्हें समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, याद रखना चाहिए आपको ये, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे तो एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट है स्पेशल पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे Q1 चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और सी पॉइंट पे पॉइंट बी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो मान लो ए का पोटेंशियल यहाँ पे -5 वोल्ट है, +5 वोल्ट, सॉरी +5 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव है ना, और बी का पोटेंशियल यहाँ पे मान लो -5 वोल्ट है। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझा? तुम्हें दिमाग में जा रहा है क्या? ए का पोटेंशियल, एक ए पॉजिटिव होने के कारण ए का पोटेंशियल इधर पॉजिटिव होगा और बी का पोटेंशियल निगेटिव होने के कारण इधर निगेटिव होगा। बट अगर इसका पोटेंशियल इधर +5 वोल्ट है और इसका -5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट -5 वोल्ट कितना हो जाएगा? मतलब दोनों का पोटेंशियल ऐड होके कितना हो जाएगा? मैं नहीं बोल रहा, वो क्वेश्चन में बोला है ऐसा, मैं बस रीजन दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता होगा। क्लियर है क्या? तो आपको ये पॉइंट ढूंढना है जहां पे टोटल पोटेंशियल कितना हो रहा है। अच्छा, पॉइंट ढूंढना मतलब पॉइंट का नाम नहीं ढूंढना रहता, पॉइंट ढूंढना मतलब उसकी डिस्टेंस ढूंढनी रहती है। एक तो Q1 चार्ज से वो कितना दूर है वो ढूंढो, या फिर वो Q2 चार्ज से कितना दूर है ये वो ढूंढ लो। तो आपको पता है ये टोटल 16 सेंटीमीटर है, अरे है नहीं? तो अगर ये टोटल 16 है और ये इतना x है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 16 - x। समझे कि नहीं? 16 - x। तो आपको बस ये x ढूंढना है, राइट। ये x ढूंढ लो। x मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज a से, तो वो डिस्टेंस ढूंढ लिया, मतलब वो पॉइंट ढूंढ लिया। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलो शुरू हो जाते हैं। तो एट पॉइंट C लेट एट पॉइंट C नेट पोटेंशियल इज 0। और ये मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला गया है। और ये पॉसिबल है कि नहीं कि वहां पे पोटेंशियल 0 होगा कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं है? कैसे पॉसिबल है? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल अगर यहाँ पे सेम हुआ तो देयरफॉर सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब V1 + V2 = 0। तो अब मैं लिखूंगा पहले चार्ज का पोटेंशियल। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल वहां पे कितना होगा? 1/, पहला चार्ज कौन है? Q1, और वो डिस्टेंस x। ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू फर्स्ट चार्ज या ड्यू टू चार्ज Q1, बराबर है। प्लस अभी V2 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2, राइट। तो वो क्या रहेगा? 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस, और इज इक्वल टू कितना है? 0। अब बोलना मत सर नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, फिर तुमको तो फॉर्मूले याद नहीं है। स्क्वायर नीचे आता है, बट अगर वो पोटेंशियल डाइपोल के कारण है तो, और अगर वो पोटेंशियल सिंगल चार्ज के कारण है तो नीचे खाली डिस्टेंस आता है। क्या आता है? खाली। आज हमने जो पहला फॉर्मूला यूज किया वैसा।
तो अब मुझे बताओ ये 1/4 पाई दोनों में से क्या निकलेगा? तो 1/4 कॉमन निकलेगा, अंदर Q1/x प्लस Q2/16 माइनस x और इज इक्वल टू कितना? 0। टोटल 0 दिया हुआ है। 4 पाई इधर डिवाइड उधर गया तो और वो खुद 0 हो जाएगा। तो बचेगा Q1/x अपन Q2 प्लस Q2/16 माइनस x इज इक्वल टू क्या? 0। हमें x चाहिए तो उस x को एक तरफ रख दो आप, मतलब ये काम करो, ये जो प्लस है उसको राइट में लेके जाओ, तो क्या आएगा? Q1/x इज इक्वल टू माइनस Q2/16 माइनस x। अरे इधर प्लस था उधर गया तो अब वैल्यूज पुटअप कर दो क्योंकि हमें x निकालना है। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 नीचे x, माइनस Q2 की वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस x, राइट। अब मुझे बताओ 10⁻⁻8 इधर मल्टीप्लाइड इधर ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो अगर इस तरफ आया तो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। तो ऊपर 10⁻⁻8 नीचे 10⁻⁻8 कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 नीचे हो जाएगा x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और सामने आ जाएगा 3/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी 16 आके 16 माइनस x आके 5 से मल्टीप्लाई होगा और वो x जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x। तो 5 अंदर गया तो 16 5 से 80 इंटू 5x इज इक्वल टू 3x। 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x कितना यहाँ? 8x। और ये 80 8 10 से 80 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों सेंटीमीटर? बिकॉज आपने जो डिस्टेंस लिया था 16 सेंटीमीटर वो तो सेंटीमीटर में था ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? ये जो 16 था उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था क्या? हाँ नहीं किया था, एज इट इज लिया था मैंने, देखो ना। तो फिर जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। क्लियर है आपको यहाँ पे? ओके, तो इस तरीके से आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया जो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है बोलो? 0। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? तो अ पॉइंट C at which potential is 0 and such point is 10 centimeter away from charge Q1। चार्ज Q1 से वो कितना दूर है? और चार्ज Q2 से कितना दूर है? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये 10 है तो बचा हुआ कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरीके से आपने ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया है जहां पे पोटेंशियल 0 है। क्लियर? ये डाउट है? ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिख लो मेरे साथ। ध्यान दो अभी आप। ओके, a surface on which potential of every point, इधर ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस ऑन विच पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम। एक सरफेस लेना है आपको, सरफेस समझते हैं ना, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? तो ऐसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तुम बोलोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो? तो मैं तुम्हें ऐसा सरफेस दिखाता हूं, सोचो, इधर आन दो अब। यहां पे सपोज मैंने एक स्पेयर कंसिडर किया, कंसिडर अ स्पेयर ऑफ रेडियस r
and charge plus q at its center. सोचो, हाँ तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे। तो मैंने एक स्पेयर लिया जिसकी रेडियस आर है, समझो इसको, बाद में नोट्स कंप्लीट करना, सिखाने टाइम पे ध्यान दो। तो इस सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक। अब ये जो एक मैं स्पेयर ले रहा हूं, हाँ, इसको सर्कल मत समझो। क्या समझो इसको? क्योंकि सर्कल लिया तो उसके पास थोड़ी ना सरफेस रहेगा, 3 डायमेंशनल बॉडी चाहिए ना। तो एज्यूम करो ये स्फीयर है, तो अब स्फीयर के मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया। पहली चीज तो इस पॉइंट पे सॉरी पोटेंशियल है कि नहीं? ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या प्रूफ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो ये देखो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो हर पॉइंट से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी है कि नहीं है? तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल है। मुझे ये दिखाना है कि इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, राइट। तुम्हें अब तक पता लगना भी चाहिए कि सच में सेम है। कैसे? पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा इस चार्ज के वजह से रहेगा। तो चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सॉरी potential at a point on surface of sphere is, तो स्पेयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? तो कितना है भाई? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, राइट। तो अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है उसका ये डिस्टेंस है, वो कितना रहेगा? या ये पॉइंट है उसका ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? डिस्टेंसेस। और यहां पे भी पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से है, और यहां पे भी पोटेंशियल इसी चार्ज की वजह से है। क्या ऐसा है कि इसके लिए चार्ज अलग है और इसके लिए चार्ज अलग है? ऐसा है? तो इन सारे पॉइंट पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो पोटेंशियल है, वो एक ही चार्ज की वजह से। तो सारे पॉइंट के केस में चार्ज सेम, और सारे पॉइंट के केस में डिस्टेंस भी, तो ये तो होता ही कांस्टेंट है। तो अब बताओ, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? तो ये जो स्पेयर हुआ, ये क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। सो दस Q and R are same for all points on sphere. Hence, potential at every point is same. So therefore, such sphere is called, या such surface is called equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां तक क्लियर है? अब कोई मुझे ये भी बोलेगा कि सर फिर क्या स्पेयर ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, और कोई नहीं हो सकता क्या? तो वो तो हमारा डिस्कशन का पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि बाकी कोई और शेप है क्या जिसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सके, या और कोई केस है क्या जिसको हम लोग क्या बोल सके? इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बार बताओ, अगर मैं सेम सेंटर पे, मतलब ये जो सेंटर है वो वही है, और एक कॉन्सेंट्रिक स्पेयर ले रहा हूं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्पेयर? ऐसा स्पेयर जिसका सेंटर क्या हो? सेम हो। इन दोनों स्पेयर का सेंटर सेम क्या अलग अलग है? तो इनको कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बोलेंगे। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते वैसे, तो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर ही है। तो अब मुझे बताओ, दोनों के सेंटर पे एक ही चार्ज है कि अलग अलग चार्ज है? तो अब मैं जो स्पेयर नंबर 2 है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पेयर नंबर 1 और स्पेयर नंबर 2 दोनों के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, नहीं, मैं सेपरेटली बोल रहा हूं। स्पेयर नंबर 1 के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? वैसे स्पेयर नंबर 2 के भी सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? बिकॉज सबका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, और सबके केस में चार्ज भी क्या है। तो देयरफॉर वो भी क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हुआ? कि बाउंसर गया है?
राइट। तो ऐसे में जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्पेयर लू है ना, वो सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सबके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, बट एक बात है कि इस पेयर नंबर 1 के पॉइंट पे इधर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इधर नहीं है, इन दोनों का अलग अलग है। मैं इसके सरफेस की बात कर रहा था, सेम इसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम, राइट। इन दोनों का सेम नहीं है, इसका सेम है, इसका सेम है। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है? और आगे सुनना, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, आगे कॉन्सेंट्रेट करना। अच्छा, सो अब मुझे बताओ वापस से सेम, इधर चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे एक पॉइंट लिया मैंने ए, और यहां पे एक पॉइंट लिया बी, राइट। सो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पे भी पोटेंशियल होगा, बी पे भी पोटेंशियल होगा। तो लेट पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, तो हमें पता है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है, इधर ध्यान दो सब लोग, उस पॉइंट पे आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, एंड पोटेंशियल एट बी, सपोज एक पॉइंट लिया बी, तो बी पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज वर्क डन टू रीच पॉइंट बी पर यूनिट। पॉइंट ए का पोटेंशियल मतलब पॉइंट ए पे आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइडेड बाई चार्ज। पॉइंट बी का पोटेंशियल मतलब पॉइंट बी पे आने के लिए कितना, डिवाइड बाई चार्ज, राइट। तो नाउ मैं जानबूझ के निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, ठीक है। मतलब चार्ज को आप मान लो कि बी से कहां लेके आ रहे हो, ए पे, या ए से कहां लेके जा रहे हो, बी तक लेके जा रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते रहे, तो दोनों पोटेंशियल को सबट्रैक्ट करेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, तो दो पोटेंशियल का डिफरेंस लिया, मतलब ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन ए बी, बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो सबको पता है पोटेंशियल होता है वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का है, तो वर्क डन भी किसका रहेगा, ए बी का, तो वो रहेगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, वट एवर यू वांट टू से, और वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, चार्ज के ऊपर, बराबर है। तो बट एक बात बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, जीरो। क्यों जीरो रहेगा, बिकॉज हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो देयरफॉर आगे चल के इधर क्या लिखेंगे, अच्छा, और ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज, यहां तक क्लियर है। तो ये चार्ज इधर डिवाइड हो गया, तो फिर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आया, जीरो आया। नहीं समझा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज मूव करना है तो वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, thus the work done to move charge from one point to another point on equipotential surface is zero। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप बिना किसी वर्क डन का किसको मूव कर सकते हो, चार्ज को मूव कर सकते हो। क्लियर है क्या, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर भी चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन की जरूरत, बिकॉज वो सरफेस कैसा है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या आपको नीट में भी क्वेश्चन आता है, मतलब वो रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो हम लोग ऐसा दिमाग में रट्टा मार लेते, बट फिर वो ऐसा बोल देंगे कि एक कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक, इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बट फिर भी वर्क डन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर भी पोटेंशियल या वर्क डन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट,
ठीक है, इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, स्टिल द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज इज जीरो। तो हम लोग क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ऑपोज करेगा तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग वो बोलेंगे कि नहीं बाबा वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं, वो फॉल्स है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। और वो पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो उन दोनों पॉइंट पे चार्ज को मूव करने के लिए कुछ भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये स्टेटमेंट याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वर्क डन टू मूव चार्ज भी जीरो। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने अभी अभी सीखा उसको थोड़ा सा और सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो है, वी नो, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखते जाओ, ध्यान देना, बाद में समझेगा नहीं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम बस लिखते रहते हो, सोचते कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं चलता तुम्हारा, इस समय फिजिक्स नहीं आता। साइमल्टेनियसली सोचना भी चाहिए कि जो चल रहा है उसको इमेजिन करो। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्लियर है आपको? आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि नहीं होता? ओके, सो चार्ज को इधर भेज दो तो फिर Q इंटू ई इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स की जगह पे लिख दिया Q इंटू ई बार डॉट डी एक्स बार, ठीक है। और आगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये Q, अच्छा चार्ज को अगर यूनिट लिया तो ये Q भी हट जाएगा, फॉर यूनिट चार्ज। अगर चार्ज यूनिट है तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, 1, और Q को मुझे नहीं कंटिन्यू करना इसलिए, तो E बार इज इक्वल टू डी एक्स बार। यहां तक क्लियर है? और आगे बताओ। सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब ये डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, तो सबको पता है डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा E dx cos थीटा। उसमें से E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, D होता है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा होता है दोनों के बीच का। अच्छा, अब आगे का कंसेप्ट, क्योंकि यहां तक तो कोई भी कर सकता है, 11th का बच्चा भी कर सकता है अगर उसको बेसिक ठीक ठाक है उसके तो। सो अब मुझे बताओ, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान देना, अगर सरफेस हमारा कैसा है तो वर्क डन तो जीरो होता है। हमने वो प्रूफ सीखा है, ये जस्ट नाउ सीखा है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए वर्क डन भी कितना होता है, जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ओनली फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन जीरो है, तो जीरो पुट अप यहाँ पे, तो जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, E dx cos थीटा, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं, बट ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो अब मुझे बताओ, E और dx जाके डिवाइड कर देंगे किसको, जीरो को, या फिर ऐसा भी बोल सकते E dx cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया, जीरो, ढंग से लिखा। तो ये जीरो तभी आ सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या फिर चार्ज का या उनके बीच का एंगल 90 हो। नहीं समझा? E dx और cos थीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए आपको? मैं थोड़ी बोल रहा हूं जीरो, मतलब वो तो जीरो आ रहा है ना, क्योंकि वर्क डन जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। बट ये जीरो तभी होगा जब तो एक तो E की वैल्यू जीरो होगी, dx की वैल्यू जीरो होगी, या फिर cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी, cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी, है ना। तीनों में से कुछ एक होना चाहिए। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या चार्ज को आप ए से भी डिस्प्लेस कर रहे हो कि नहीं है? वो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, चार्ज को डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, तो ये ना ई जीरो है ना dx जीरो है, तो फिर कौन बचा फिर? cos थीटा जीरो, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। और सबको पता है cos थीटा जीरो तभी आता है जब जीरो के जगह पे क्या लिखो, cos 90, है ना। cos 90 क्या होता है,
तो कॉस कॉस हटेगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना रहा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बोलता हूं, तो ई बार इज परपेंडिकुलर टू डी एक्स बार। तुम बोलो ये क्या लिखा आपने? अरे थीटा 90 आया ना, ये थीटा किसके बीच का एंगल था? अपने डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के बाद थीटा आया था ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के बाद एंगल आता है तो वो एंगल उन दो वेक्टर के बीच का होता है। तो थीटा किन दो वेक्टर के बीच का एंगल था? डिस्प्लेसमेंट। बट वो एंगल कितना प्रूव हुआ? तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे है? तो हमें ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे है? अब मुझे पता है तुम्हें कैलकुलेशन शायद दिमाग में गया रहेगा, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो। मीनिंग दिमाग में नहीं गया कि इससे मुझे बोलना क्या है। बोलना मुझे ये है, अब उल्टा देख लो इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तो थीटा कितना डिग्री होगा? और थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट करूं तो cos 90 कितना होता है? तो ये पूरा ही कितना आएगा? ये पूरा मतलब बेसिकली वर्क डन ना। नहीं समझा? ई डी एक्स कॉस थीटा 0 आया ना हमारा, बट ई डी एक्स कॉस थीटा मतलब कौन भाई? वर्क डन 0। और वर्क डन 0 कौन से सरफेस पे होता है? मतलब ये जो कंडीशन आई ये किसकी आई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को पहचानने का एक और तरीका, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होते हैं? हाँ, अब तक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन थी। पहला, पता करो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही कि नहीं है तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन 0 लग रहा है तो भी वो, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका। और अब आपके पास और इजियर तरीका आ चुका है कि अगर उस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है और ये वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर दोनों आपस में कैसे है तो थीटा कितना डिग्री होता है? और अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो cos 90 कितना होता है? और ये वर्क डन कितना हो जाता है? और वर्क डन 0 हुआ तो वो कौन हुआ? अभी भी नहीं समझा? तो इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कि बस चेक करो तो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे है? नहीं समझा? तुम बोलोगे ठीक है सर ये समझ में आया, बट ये कैसे होगा, मतलब इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हम लोग। तो आप ऐसे समझोगे इसको, इधर आन दो। सपोज ये एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ये एक सरफेस है, देखते जाओ यहां पे सब लोग। और यहां पे, यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है सपोज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को कैसी है? परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा, समझा कि नहीं? तो अब अगर मैं इधर आन दो, अब यहां पे इसको पेज से लेके समझते हैं। सो लेट्स से ये वो प्लेन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर है, जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। अब दो एक चार्ज है, उस चार्ज को मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, इधर कर दिया डिस्प्लेस। तो अब मुझे बताओ ये जो पेंसिल है मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिधर चार्ज गया है, और ये जो पेन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है? तो फिर वो 90 डिग्री, तो फिर ये cos 90 कितना रहेगा? 0 रहेगा। और वर्क डन कितना हो जाएगा? और ये सरफेस क्या हो जाएगा? सिमिलरली तुम में से बोलेगा सर आपने चार्ज इधर पे भेज दिया इसलिए ऐसा हुआ, इधर भेज दो चार्ज, नीचे भेज दो। तो चार्ज को नीचे भेजा तो भी एंगल कितना बनेगा? अरे ये प्लेन के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में आने वाले हर लाइन के साथ ही क्या होगी वो? सो ये जो प्लेन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, राइट? नहीं समझा अभी भी, राइट? सो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सरफेस रहेगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इट विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैंने इससे पैरेलल कोई सरफेस ड्रॉ किया तो वो भी क्या रहेगा? क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो दिमाग में डाल दो ना कि अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, किसी
तो वो बन जाएगा, नहीं समझा, क्लियर है यहाँ पे। बट उतना उतना पार्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जितने पार्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ, क्योंकि कोई कोई क्या लोग क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, मतलब ऐसा क्यूब सोचते हैं दिमाग में, और फिर उसके क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दिया मान लो, और फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी गई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसी है, परपेंडिकुलर। बट इधर से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो तो ऐसी होगी ना, इधर जो होगी ऐसी होगी, तो अब तो परपेंडिकुलर है क्या, तो ये कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तभी होगा जब उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। तो किसी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो, परपेंडिकुलर है, तो समझ जाओ वो सरफेस कैसा है। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो इधर आन दो। अब यहां पे सपोज मेरे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से शुरू होती है और कहां जाती है, ऐसी होती है। होती है ना। आपको बिल्कुल इसके मिडल सेक्शन में एक प्लेन लेना है, एट द वेरी मिडल पार्ट ऑफ इट, लिया यहां पे, ठीक है। तो मिडल पार्ट में लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। आपको पता है जितना बड़ा सर्कल रहेगा, देखो एक सर्कल लिया और इस सर्कल का एक छोटा टुकड़ा लिया, वो आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। स्मॉल पार्ट ऑफ बिग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी सपोज एक बिग कर्व है, उस बिग कर्व का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट कैसी है, स्ट्रेट। यहाँ पे भी कैसी है, यहाँ पे भी स्ट्रेट, मतलब उसको प्लेन को कैसी है। तो फिर ये कौन सा सरफेस हुआ, तो दो दो अपोजिट चार्जेस के एकदम बीचों बीच आप एक सरफेस इंट्रोड्यूस करना, बिल्कुल मिडल पार्ट में, वो कैसा रहेगा बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होता है। कुछ डाउट है अभी आपको, आपके बुक में और एक दो और एग्जांपल दिए हुए, जैसे मान लो एक प्लेट है ये और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। सो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। सो प्लेट नंबर 1 को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तुम बोलोगे कैसे, उसको कनेक्शन दे दो। तो अगर आपने उसको सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड किया तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सेल को अगर इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अर्थिंग करना मत भूलना, आपको पता चलेगा अर्थिंग क्यों करनी होती है, कैपेसिटर में सीखेंगे। तो अब क्या होगा, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होकर कहां जाती है। अच्छा, वो ऐसी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी कि पैरेलल होगी एकदम, और ऐसा उल्टा सीधा लाइन होगा तो
पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो इंटरसेक्ट करता। हाँ, तो लाइन एक दूसरे को पैरेलल ही होगी और कोई पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे अभी आप कोई भी एक प्लेन ले लो, मतलब एक सरफेस ले लो, अरे आया नहीं, तो ऐसा सरफेस यहाँ पे ले लो, इसको पैरेलल और एक ले लो, उसको पैरेलल और एक ले लो, राइट। सबके सब कैसे रहेंगे? क्यों बताओ? क्योंकि ये जो प्लेन है, उन प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कि नहीं है? देख रहे हो तुम लोग? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह उस सरफेस को कैसी है? परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर ये जो क्या हुआ बोलो, इसमें से जितने भी प्लेन है, ये जितने भी पैरेलल प्लेन है, ये सबके सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पे भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल अलग रहेगा, इसका पोटेंशियल, बट इस एक सरफेस पे इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? इन दोनों का भी पोटेंशियल, बट ये दोनों सरफेस अलग, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी अलग। नहीं समझा? तो इधर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इधर भी 2 वोल्ट रहेगा? हाँ बोल रहे हो? इधर 2 वोल्ट रहेगा तो इधर भी क्या रहेगा? इसके ऊपर सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। इसके ऊपर पोटेंशियल सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा, मे बी 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट वट एवर, मे बी। नहीं समझा? तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, बट इस सरफेस पे, एक सरफेस पे पोटेंशियल सब जगह क्या रहेगा? अभी भी दिमाग में नहीं जा रहा है? हाँ, नहीं जा रहा है दिमाग में, तो चेंज करो, उसका फायदा नहीं है क्योंकि अभी कितना समझाओ आपको, ठीक है। तो ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक आपके बुक में और एक दो और है, आप लोग बाद में घर जाके थोड़ा सा देख लेना डायग्राम। तो अभी मैं सारे नहीं समझा रहा हूँ, एक दो ही है और। तो ये हो गया। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। ओके, सो आपको बोला है अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब जिसका मास होगा, और वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है कहीं पे, मतलब लाइक बैलेंस हुआ है। इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम इस वर्ड का मतलब क्या है? नेट फोर्स इज जीरो, राइट।
So a small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal plate 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो 4000 वोल्ट अक्रॉस देम। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट है। फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करो। तो मैं सिचुएशन नहीं समझा होगा, सिचुएशन समझाता हूं। ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4000 वोल्ट है। मान लो इधर 7000 वोल्ट पोटेंशियल है तो मे बी इधर 3000 वोल्ट है, राइट? ऐसा कुछ मतलब लॉजिक बोल रहा हूं। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट। अब बात ऐसी है कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। वो बोलते हैं वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब और इक्विलिब्रियम में है। सस्पेंडेड भी छोड़ दो, क्या है मतलब वो कहीं मूव नहीं हो रहा है। अब कोई बोलेगा ऐसा कैसा पॉसिबल है? पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा और निगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो ये उसको उधर ढकेल रहा है और ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो लॉजिक बनता है कि निगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाना चाहिए? बट इधर तो बोला है वो इक्विलिब्रियम में है, बीच में ही सस्पेंडेड है। वो ना प्लेट P1 की तरफ जा रहा है ना प्लेट, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो समझाता हूं कैसे पॉसिबल है। एक बात बताओ, सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, उसको ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तुम पॉजिटिव चार्ज मत बोलो, चार्ज जो है ना वो देखो, ये दो प्लेट के बीच में क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इधर जाएगा, Q इंटू E इज इक्वल टू F। QV इज इक्वल टू F। इतना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब आपको ये डिसाइड करना है ये फोर्स किधर लगेगा। तो आपको ये उसको रिपेल कर रहा है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस इसी तरफ है। ये उस तरफ उसको रिपेल कर रहा है, ये उसी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये Q इंटू E जो फोर्स है वो इस तरफ है। क्लियर है कि नहीं? तो इस फोर्स से वो चार्ज कहां जाना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट इस फोर्स का वेट भी तो, सॉरी इस चार्ज का कुछ तो वेट भी तो होगा। तो उसका वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और अगर ये सस्पेंडेड है मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से क्या है? इक्वल है। इसलिए वो कहां नहीं बढ़ रहा है? नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? ओके, सो एज चार्ज पार्टिकल is suspended in between plates, ठीक है? चार्ज पार्टिकल प्लेट्स के बीच में है, इस कारण वो जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू उसका वेट ऑफ पार्टिकल रहेगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा? वेट ऑफ पार्टिकल रहेगा, क्योंकि वेट नीचे की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। और अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों फोर्सेस, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते होंगे, इसलिए वो चार्ज कहीं मूव होता नहीं होगा। यही एक रीजन होगा, क्योंकि वो दोनों के दो प्लेट के बीच में सस्पेंडेड है और कोई रीजन नहीं। तो फिर इसके सस्पेंडेड होने के पीछे क्या है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब QE इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्टिकल मतलब mg। तो हमें पार्टिकल का क्या चाहिए? मास। तो g को इधर भेज दो, तो QE अपॉन G इज इक्वल टू क्या आया? मास। तो अब मास निकालने का तरीका आपको मिल गया। आपको बस वो चार्ज इधर पुट करना है, G की वैल्यू पुटअप करनी है और क्या पुटअप करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और dx मतलब डिस्टेंस। तो आपके पास ये माइनस वैसे रखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4000 वोल्ट दिया है ना, और डिस्टेंस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10
उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो ये 1 - 2 कितना होगा, -1। सो इधर रहेगा 10⁻⁻1, तो ये 4000 वैसे ही 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻+1, तो ये हो जाएगा 40,000, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ? तो वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। कौन आया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आई है, -40,000। तो चार्ज कितना है भाई, चार्ज ऑलरेडी बहुत पहले दिया था, ये देखो निगेटिव चार्ज है, तो वो लिख दो 1.6 × 10⁻⁻19, निगेटिव चार्ज बोला था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड -40,000 और नीचे जी की वैल्यू, मैं फॉर रेफरेंस 10 लेता हूं, तुम लोग बोर्ड में 9.8 लेना भाई। तो बोलो क्या होगा अभी, ये 1 0 कैंसल, ये 4 और ये 16 नहीं, ये 1.6 है, बट मेरे लिए तो 16 है। 16 4 था 64 ना, बट पॉइंट है तो बीच में 6.4, और इधर क्या होगा, इधर कितने जीरो, 1 2 3, और ये -9, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये -19, और ये कितना है 3 0 ना, +3, -19 +3 -16, है ना। और ये मास आएगा किलोग्राम में, बिकॉज सारे यूनिट किसमें, एसआई में, तो ये आएगा तुम्हारा मास। कितना आया मास बोलो, 6.4 × 10⁻⁻16 किलोग्राम, है ना। इतना मास आया उस चार्ज पार्टिकल का। आप लोग बट एग्जाम में 9.8 लेके सॉल्व करना, मुझे तो फटाफट कंप्लीट करना था इसलिए मैंने 10 लिया। कुछ डाउट है क्या, क्वेश्चन समझ में आया है, ओके। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या सीखना है हमें, तो नेक्स्ट है दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या सीखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि हमने क्या ये पहले पढ़ा नहीं क्या, तो मैं बोलूंगा आपने एक लेक्चर पहले वही तो पढ़ा है ना, या लास्ट लेक्चर में पढ़ा। किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जितना वो होता है आपका पोटेंशियल, क्लियर है। तो ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, तो तुम बोलोगे फिर नया क्या सीखना है इसमें, कुछ नया नहीं सीखना है। उन्होंने कुछ सिचुएशन दी है कि इस सिचुएशन में कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बता दो, मतलब एक अराउंड 5 सिचुएशन है, तो 5 डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देनी है। तो कुछ कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाले, सब कुछ सेम, बस सिचुएशन चेंज होते जा रहा है, राइट। एक एक सिचुएशन देंगे, उसमें बस पोटेंशियल एनर्जी निकालते जाओ, राइट। तो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। तो पहला सिस्टम या पहला सिचुएशन, हाँ, बट आगे बढ़ने के पहले इतना याद करो, वर्क डन टू असेंबल, बोलो, टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस is the potential energy of that system। किसी भी सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना क्या लगा, वर्क डन लगा, वही वर्क डन ही उस सिस्टम का क्या होता है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। वही सीखा था हमने। और आगे ध्यान देना भैया। आल्सो आपने एक और कंसेप्ट समझा था, वो था पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, राइट। यस, बिल्कुल सोच के बताओ। पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है उस पॉइंट पे आने के लिए कितना, हाँ, वर्क डन टू रीच दैट पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी ऑफ कोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो चार्ज आपने मूव किया। तो इसलिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। आगे सुन लो, ये Q जो इधर डिवाइड है, इस तरफ गया तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना आया। सो फिर अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला पूछूं आपसे क्या है, तुम बोलोगे वर्क डन का फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हो आप, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली क्या, वर्क डन। तो फिर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन, ठीक है, टू रीच एट अ पॉइंट इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल,
बट पोटेंशियल किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आप लोग आप पहुंच रहे हो, राइट? नहीं समझाइए, वर्क डन टू रीच अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना उस पॉइंट का क्या है। मैं बोल रहा हूं वैसे मत बोलो, आप फॉर्मूला देख के बोलो ना, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, राइट? तो पोटेंशियल किसका हुआ, जिस उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंच रहे या चार्ज को लेके आ रहे। तो वर्क डन टू रीच अ पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इनटू चार्ज ब्रॉट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल था और उस पॉइंट पे हमने कितना चार्ज लाया, तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज एट दैट पॉइंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन ही आपका क्या है बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? रखोगे दिमाग में ये। चलो स्टार्ट हो जाते, फिर इधर ध्यान दो। यहाँ पे तो पहला सिचुएशन मैंने तुम्हें क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बट अलग अलग सिचुएशन की। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है? ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्या होता है, मतलब आपको एक जगह पे कितने चार्जेस लाने हैं, दो चार्जेस, और जब वो दो चार्जेस जमा होंगे तो उस सिस्टम का कितना पोटेंशियल, दो चार्जेस को आपको जमा करना है किसी जगह पे और दो चार्जेस जमा हो जाएंगे तो सिस्टम बन जाएगा ना। तो आपको उस सिस्टम का क्या चाहिए, तो 2 मिनट पहले बोला मैंने कि किसी भी सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना, हाँ वही उस उधर का क्या होता है, ठीक। तो इधर आंदो अब यहाँ पे। सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए। तो सबसे पहले चार्ज में लेके आ रहा हूं पॉइंट ए पे, ठीक है, क्योंकि मुझे दो चार्जेस असेंबल करने हैं, राइट? एक के बाद एक ऐसे दो चार्जेस यहाँ पे लाने हैं। तो पहला चार्ज में पॉइंट ए पे लाने वाला हूं, फिर बाद में इसके नजदीक एक और पॉइंट लूंगा, वहां पे दूसरा चार्ज लाऊंगा। तो दो चार्जेस मैंने असेंबल कर लिए, तो उसका मैं वर्क डन निकालूंगा, और दोनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए जितना वर्क डन लगा वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बस खत्म, इतना सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। तो एक बात, तब पॉइंट ए जो है उसको अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूं तो ये उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है? किसी भी पॉइंट को आप लोग फिक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हो तो उस पॉइंट का क्या आता है, ठीक। बट एनीवेज, बट इस पॉइंट पे हमें लाना क्या है, चार्ज फिलहाल इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से वो चार्ज यहां लेके आना है, राइट? और उसको लाने के लिए, बट मुझे एक बात बताओ, वो चार्ज अगर इंफिनिटी पे है, यहाँ पे इंफिनिटी पे है, दो चार्जेस यहाँ पे Q1 और Q2, उसमें से पहला चार्ज मैं यहाँ पे ला रहा हूं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को यहां लाने के लिए? वो जो चार्ज Q1 है उसको यहाँ इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मुझे आंसर बताओ डायरेक्टली। हाँ, Q इंटू V, ओके। और कोई आंसर? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तेरे को दिख रहा है यहाँ पे कोई? हाँ, करेक्ट, 0 इज करेक्ट आंसर। बात ऐसी कि इस चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। वर्क डन कब करना पड़ता है? तुम उसका रिपीट मत करो, उसका रिपीट मत करो। वर्क डन कब करना, वर्क डन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उस पॉइंट पे आने के लिए आपको कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है। तो अगर मुझे चार्ज Q1 चार्ज यहां लेके आना है, राइट, बट यहां पे लाने से कोई ऑपोज कर रहा है क्या उसको? अगर आपको याद होगा, हमने पिछली बार वर्क डन निकालना था टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अगर आपको याद हो तो अगर मेरे पास एक चार्ज है, राइट, ये सोर्स चार्ज होता था पॉइंट O पे, उसके नजदीक एक दूसरा पॉइंट होता था, और वहां से बहुत दूर एक Q1 चार्ज होता था इनफाइनाइट पॉइंट पे, और इनफाइनाइट पॉइंट से मुझे इस चार्ज को यहां लेके आना था, ठीक।
तो जैसे मैं चार्ज को आगे बढ़ाऊंगा वो चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको आने ही नहीं देगा। नहीं समझा? तो उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो वर्क डन तब किया जाता है जब कोई क्या कर रहा हो, नहीं रिपेल नहीं, अपोज कर रहा हो। तो तुम में से कोई गधा बोलेगा एक काम करो सर, चार्ज निगेटिव लो, तो फिर आपको कोई अपोज ही नहीं करेगा, तो अभी वर्क डन की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें अक्ल ही नहीं फिजिक्स की। तो अगर उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो यहां पे भी नहीं रुकेगा, वो सीधा कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हमें तो उसको यहां लेके आना है, तो इस बार हमें उसको रोकने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। किसके लिए? तो वो वर्क डन सेम ही है पिछले जैसा। तुम बोलोगे कैसे? वर्क डन दो 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 चीजों पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैंने यहाँ पे पहले प्लस क्यू चार्ज लिया था, अभी क्या लिया था, तो दोनों चार्जेस का वैल्यू तो सेम है, तो उन दोनों चार्जेस का इधर जो फोर्स एग्जिट होगा इसके ऊपर वो भी क्या रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्जेस का फोर्स सेम, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी क्या रहेगा। तो इट डजंट मैटर कि इधर कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि, वर्क डन तो करना ही पड़ता है। एक बार रिपेल हो रहा है इसलिए और एक बार अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए, दोनों केसेस में वर्क डन करना पड़ता है, राइट। तो वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, बट अगर यहां पे ये चार्ज ही नहीं लू मैं, है ना, तो ना उस और मुझे वो चार्ज इधर लेके आना है, तो ना उस चार्ज को इधर आने से कोई रिपेल करेगा ना कोई, तो फिर वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो वही तो चीज है यहाँ पे, तुम ध्यान कहाँ है, तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। जब मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे मुझे एक चार्ज लाना है, तो यहाँ पे पहले से कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जो उस चार्ज पे इधर आने से फोर्स लगा रही हो, कुछ नहीं है। तो उस चार्ज को इधर आने से रिपेल करने वाला या अट्रैक्ट करने वाला कोई है, तो फिर जो चार्ज मैं इस पॉइंट पे लाऊंगा उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ। सो देयरफॉर पहला चार्ज लाने के लिए आपको इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज लाने के लिए वर्क डन करने की जरूरत, अभी भी नहीं समझा, क्लियर है। व्हाट अबाउट सेकेंड चार्ज, अब अगर सेकेंड चार्ज मुझे लाना है, यहाँ पे पॉइंट बी पे लाना है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है R2 बार, और ये दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है R12 मान लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, R12, राइट। वेक्टर बोला तो R12 बार, डिस्टेंस बोला तो R12, एनीवेज। अच्छा, अब मुझे पॉइंट बी पे क्या लाना है, चार्ज, Q2 चार्ज लाना है यहाँ पे। तो पॉइंट बी पे चार्ज लाने के लिए वर्क डन करने की जरूरत है कि नहीं की, आप वापस नहीं बोलेंगे, मंद बुद्धि है। अगर चार्ज Q2 को लाने के लिए वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, नहीं क्यों, क्योंकि Q2 के पहले यहाँ पे कौन है, अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रहेगी, तो Q1 उसको आने से क्या करेगा, सो देयरफॉर Q2 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट Q1 को लाने के लिए किसकी जरूरत नहीं समझा। तो यहाँ पे दो चार्जेस असेंबल करने के लिए पहले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन, बस दूसरे चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा वही वर्क डन रहेगा, वही नेट वर्क डन रहेगा, क्लियर है। और जितना नेट वर्क डन रहेगा वही आपकी क्या रहेगी बोलो। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं यहाँ पे। सो कंसिडर अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 बार, ठीक है, एक पॉइंट ए है जहां जिसका पोजीशन वेक्टर R1 बार है। लेट अ चार्ज Q1 टू बी ब्रॉट एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक चार्ज लाना है, कितना चार्ज, Q1, ठीक है। तो अब मुझे बताओ उस वो जो पहला चार्ज है उसको आने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत है, ठीक है। सो देयरफॉर नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q1 at point A as there is no
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना, मतलब उसकी खुद की छोड़ के दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं है, और खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाती। जैसे एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है, बट वो एक मास दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है ना, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, खुद को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। सो देयरफॉर W1 is equal to 0. What is W1? That is work done to bring first charge. Is how much? 0. Now, a charge plus Q2 is to be brought to another point, at another point, और पॉइंट का नाम लिख रहा हूं और ब्रैकेट में उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं। ये लिखने का तरीका है कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार, तो पॉइंट बी पे दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो हम लोग, ठीक है। तो नाउ अच्छा, इस केस में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज, तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पहले से प्रेजेंट है, इसलिए वो Q2 को आने नहीं देगी, मतलब Q2 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो फिर वर्क डन जो है हम लोग एक बार पहले निकाल चुके हैं। आपको पता है वर्क डन हमने निकालने का क्या तरीका लगाया था, हमने वर्क डन ऐसे निकाला था बहुत पहले। हम लोग पहले क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लाना है ना चार्ज यहां, तो इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट बी तक का एक छोटा इंटरवल लेते हैं, छोटे इंटरवल का वर्क डन होता है dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर जाके टोटल वर्क डन आता है। बट वो एक लेंदी प्रोसेस है बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, राइट। बट तब हमने वही किया था क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं था, अब हमारे पास वो पोटेंशियल का कंसेप्ट है, इसलिए अभी ये चार्ज Q2 को लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, तो उसको वो वर्क डन निकालने के लिए आपको कोई भी मतलब इंटीग्रेशन वगैरह वो सब करने की जरूरत नहीं। तुम बोलोगे कैसे निकालेंगे, तो 2 मिनट पहले मैंने तुमको वर्क डन का एक सिंपल फॉर्मूला समझाया। बोलो वर्क डन टू रीच एट किसी भी पॉइंट पे आने के लिए कितना वर्क डन लगता है, पहले कितना वर्क डन लगता है, पोटेंशियल ऑफ, तो अगर पॉइंट बी पे आने के लिए वर्क डन कितना लगेगा ये निकालना है, तो पहले पॉइंट बी का क्या लो, मल्टीप्लाई बाय ब्रॉट एट दैट पॉइंट। तो हम लोग Q2 चार्ज ला रहे, तो जिस पॉइंट पे चार्ज ला रहे उस पॉइंट का क्या लो, पोटेंशियल, और उधर का क्या लो, तो वो हो गया उधर का वर्क डन, राइट। आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो चार्ज इधर गया तो Q इंटू वी इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन। तो जिधर का वर्क डन चाहिए उधर का पोटेंशियल लो, उधर का, बस हो गया काम, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू, सेकेंड केस का वर्क डन को मैं W2 बोलता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इंटू चार्ज कितना Q2, जो चार्ज उधर है। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, कौन बताएगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल, अरे बोलो ना कि पूरे क्लास में से एक को भी नहीं आता, बहुत दिक्कत है। हाँ हाँ सही बोल रहा है, 1/, Q1 की Q2, Q1 रे गधो, Q2 नहीं, यहां पे पोटेंशियल उसके खुद की वजह से किसी और की वजह से, सो यहां पे जो पोटेंशियल है वो किसका है, Q1 का है, इसका पोटेंशियल यहां है। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज कौन सा है, Q1, क्योंकि Q1 की वजह से पोटेंशियल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 इंटू कितना आएगा, और इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट बी। अभी भी नहीं समझा, तो अब मुझे बताओ मैंने कितने चार्जेस को असेंबल किए है ना, पहला ये लाया फिर ये लाया, तो 2 चार्ज का सिस्टम बना कि नहीं बना। अब 2 चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क डन कितना लगा वो निकालो, क्योंकि जो टोटल वर्क डन रहेगा वही आपका क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर मैं आगे लिख रहा हूं, देयरफॉर टोटल वर्क डन
to assemble system of two charges, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो वर्क डन रहेगा W1 प्लस, तो W1 है 0, W2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, तो देयरफॉर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12, और जो वर्क डन है वही क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये निकाली आपने सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का क्या निकाला आपने, वर्क डन, या फिर तो कितना आया वर्क डन बोलो, वो पहला चार्ज इनटू अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हुआ उनके बीच का वर्क डन, या फिर ये हुआ उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी। कुछ डाउट है यहाँ पे? अरे क्लियर है कि नहीं, कि बाउंसर है? वापस बोलो, पहला चार्ज लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, क्योंकि पहले चार्ज को रोकने के लिए कोई नहीं था। किसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि वहां पे पहले से Q1 चार्ज था, वो उसको रोकेगा। वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन वगैरह यूज किया क्या, क्योंकि हमारे पास इजी वाला कंसेप्ट अवेलेबल है, क्या, जिस पॉइंट का वर्क डन चाहिए उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय वहां पे जो चार्ज लाया, तो इधर का पोटेंशियल इसके कारण है, तो वो पोटेंशियल रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12, वो डिस्टेंस, और उधर कितना चार्ज लाया, Q2, हो गया, खत्म बात। अभी भी नहीं समझा कि बाउंसर गया? ओके, तो ये हुआ, दैट इज वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ, ठीक। बट अगर मैं इधर आने देना, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मैं टेक्स्ट बुक का और मेरा, वर्क डन, या एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ two charges against in the external electric field, समझो है इधर? वापस से कितने चार्ज का, मतलब कितने चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करना है, दो चार्जेस का, बट अब इस बार क्या रहेगी, मतलब यहाँ पे पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है, दिमाग लगा रहे हो? तो आप ध्यान देना अभी यहाँ पे, सपोज ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा वाई एक्सिस, ओके, और यहाँ पे मान लो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तुम्हारे बुक में कोई डायग्राम नहीं है, मैं तुम्हें रेफरेंस या समझ इमेजिन करने के लिए लगा ऐसा, और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे तो एक पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट ए का वंस अगेन पोजीशन वेक्टर रहेगा R1 बार, ठीक है, और इस पॉइंट ए पे हमें लानी है क्या, सॉरी हमें क्या लाना है बोलो, एक चार्ज लाना है, राइट। अगेन वो चार्ज कहां से आएगा, इंफिनिटी से, Q1 चार्ज लाना है। अब बताओ वो चार्ज यहां पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई तो चार्ज इधर ऑलरेडी है जो दिख नहीं रहा बट है, अगर वो चार्ज है तो उसकी यहाँ पे क्या है, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इधर आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर वो चार्ज निगेटिव है तो रोकने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, बट वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, नहीं समझा? तो अब बताओ, पहले चार्ज का वर्क डन मैंने 0 लिया था पिछले केस में, इस केस में ले सकता हूं क्या, फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इधर लिख रहा हूं, स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, कंसिडर पॉइंट ए, ब्रैकेट में लिखा है R बार उसका पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट कहां पे है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। नाउ वर्क डन, वर्क is required to bring charge plus Q1 at this point against इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अब हमें पता है वर्क डन के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन वगैरह नहीं यूज करने वाले, राइट।
तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, किसी भी पॉइंट पे वर्क डन कितना होता है, जितना उस पॉइंट का पोटेंशियल है मल्टीप्लाई वहां जितना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट या पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज जो वहां पे लाया जा रहा है। तो कितना चार्ज वहां पे लाया जा रहा है, Q1 चार्ज लाया जा रहा है। बट आपको पॉइंट ए का पोटेंशियल पता है क्या, पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा बट पता है कितना है, तुम्हें ना पोटेंशियल कब पता होता है मैं बताता हूं। अगर वो पोटेंशियल किसी एक सिंगल चार्ज के कारण है तो वो होता है 1/4πε0 Q/R। अगर सिंगल चार्ज के कारण इधर पोटेंशियल है, मतलब कोई तो इधर एक चार्ज दिखाया है और उसके कारण इधर क्या है, पोटेंशियल है, पिछली बार जैसा बताया था। या फिर इधर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है मान लो, दो चार्जेस, और उनका यहां पे पोटेंशियल है मान लो, तो वो होता है 1/4πε0 P cos θ/R²। बराबर है। बट आपको इधर एक चार्ज, दो चार्ज ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। तो आपको यहाँ पे पता नहीं कि ये पोटेंशियल किसके कारण है। पोटेंशियल है इतना पता है बट वो किसके कारण है पता नहीं। तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला पोटेंशियल का नहीं लिख सकते, आपको बस पोटेंशियल का सिंबल लिखना पड़ेगा और इधर बाजू में लिख देना R बार। तुम बोलोगे क्या ये मल्टीप्लाई में, नहीं रे, V का मतलब हुआ पोटेंशियल, R बार मतलब उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 बार है। कितना, अरे आपको पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखना रहता है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखने से अच्छा पोटेंशियल एट R1 बार ऐसा लिखो। मतलब पोटेंशियल ऐसे पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर कौन है, तो ऐसा कौन पॉइंट है, ए। तुम बोलोगे बट सिंपली VA लिखो ना, तो मैं बोलूंगा सिंपली VA भी लिख सकते, एक ही चीज है, बट टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अदरवाइज मुझे पूछोगे तो मैं तो डायरेक्टली VA लिख दूंगा, क्या दिक्कत है आपको। अच्छा, चार्ज कितना लाया आपने, Q1, तो ये आया वर्क डन। ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको कौन सा चार्ज लाने के लिए, Q1 चार्ज लाने के लिए, पहला चार्ज लाने के लिए। अरे हाँ या नहीं, अब लाएंगे हम लोग दूसरा चार्ज, क्योंकि हमें कितने चार्जेस असेंबल करने हैं, चल ठीक। तो उसके बाजू में और एक पॉइंट लो हमेशा की तरह, पॉइंट बी। अच्छा, ये इसका पोजीशन वेक्टर कितना, R2 बार, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। अब मुझे इस पॉइंट बी पे भी एक चार्ज लाना है, तो पॉइंट बी पे अगर चार्ज लाना है तो पॉइंट बी पे चार्ज लाने, Q2 चार्ज लाना है। तो अब मुझे बताओ पॉइंट बी पे चार्ज लाने के लिए कौन कौन रोकेगा, एक्सटर्नल फील्ड, वो तो हमेशा ही रोकती है, और कौन, ये Q1 चार्ज। मतलब Q2 चार्ज को यहां से लाने के लिए, मतलब Q2 चार्ज को यहां पे लाने के लिए हाँ, मतलब दो ऐसे रीजन है जिनके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एक है एक्सटर्नल फील्ड जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसके कारण उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और दूसरा ये चार्ज जो उसको रिपेल करेगा, तो फिर इसके अगेंस्ट भी, इस चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो फिर एक ही चार्ज को कितने वर्क डन, एक ही चार्ज को लाने के लिए कितने वर्क डन करने पड़ेंगे, दो। Q2 को लाने के लिए दो वर्क डन करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और चार्ज Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, अरे हाँ या नहीं, तो बाउंसर है ये। सो नाउ टू ब्रिंग चार्ज प्लस Q2 एट B, और B का पोजीशन वेक्टर है R2 बार, अ वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। इस वर्क डन को मैं W2 बोल रहा हूं, ठीक है। ये वर्क डन कितना होगा, तो मुझे इधर का वर्क डन चाहिए ना, तो मैं क्या कर, आपको पता है किधर का भी वर्क डन निकालना है, तो उधर का नहीं पता, जिस पॉइंट का वर्क डन निकालना है उधर का मल्टीप्लाई बाय वहां पे कितना, तो बस खत्म। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, तो आप ना गलत। अब ये जो अभी वर्क डन हम लोग किसके खिलाफ कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसको इमेजिन ही मत करो, मान लो कि Q1 यहां पे है ही नहीं, क्योंकि वर्क डन फिलहाल किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा किसके कारण रहेगा, हाँ, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज जो लाया,
तो एक्सटर्नल फील्ड का यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो हमें पता, इसलिए उसको क्या लिखेंगे V, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे R2 बार, क्योंकि वो पोटेंशियल पॉइंट B का रहेगा और वो चार्ज जो हमने लाया, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। किसको लाने के लिए, बट भाई Q2 को आने से रोकने वाला एक और है, कौन है वो, तो उसके अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, तो अगले स्टेप में वो लिखेंगे। नाउ टू ब्रिंग चार्ज Q2 plus Q2 at B, work is also done against work is also done against field of charge plus Q1। तो Q1 के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको W3 बोल रहा हूं, तो वो रहेगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तुम बोलोगे ये कैसे लिखा आपने, डायरेक्ट लिखा, दो चार्ज का नहीं, वो पोटेंशियल इंटू चार्ज से भी लिख सकते हो, या ऐसे भी 2 मिनट पहले दो चार्ज के बीच का वर्क डन नहीं निकाला था क्या, पहला चार्ज इंटू और दोनों के बीच का, तो वही लगा दो ना डायरेक्टली, क्यों दिमाग खराब। तो नाउ टोटल वर्क डन कितना रहेगा, तो टोटल वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस लिखो कि 2 चार्जेस है, 2 ही तो चार्जेस लाए, तो टोटल वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ, बस एक ही फर्क है, अगेंस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ, पिछली बार एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो फिर W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 है चार्ज 1 को लाने के लिए कितना पोटेंशियल वर्क डन लगा, तो चार्ज 1 को लाने के लिए वर्क डन लगा V इंटू Q1, याद है क्या, W2 कितना है V R2 बार इंटू Q2, और ये 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ 2 बट इन द प्रेजेंस ऑफ, और जो आपकी वर्क डन होता है वही आपका क्या होता है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने मतलब इमीडिएटली लिया ये वाला, क्योंकि फिर आप कंपेयर कर पाओगे कि पिछले वाले केस में एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए ये दो वर्क डन करने नहीं पड़े, पहला चार्ज लाने के लिए वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ा, पिछली बार की बात कर रहा हूं, तो ये 0 आया था, और दूसरा जो चार्ज लाना था उसके लिए खाली Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा था, बस यही करना पड़ा था, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों पिछली बार प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि पिछली बार क्या नहीं था, एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं था, तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट ये भी वर्क डन नहीं, ये भी वर्क डन नहीं, इसलिए बस इतना ही वर्क डन था पिछली बार। अरे क्लियर है कि नहीं है, ओके नेक्स्ट। अगला सिचुएशन क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, राइट, एक ही चार्ज लाना है, कितना सिंपल है, कौन बताएगा, डायरेक्ट बोलो, कहीं देखो मत, लिखते लिखते बताओ, हाँ हाँ राइट, सो एक ही पॉइंट लेना है ना, तो एक ही पॉइंट लेना है, तो पोजीशन वेक्टर R बार लो ना, R1 बार क्यों लोगे, और इसी पॉइंट पे ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसी पॉइंट पे क्या लाना है, चार्ज Q1, एक ही चार्ज लाना है, तो इस चार्ज को यहां पे लाने से कौन रोकेगा, एक्सटर्नल, तो बस उसी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, एक ही चार्ज तो लाना है, तो फिर देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना रहेगा बोलो, इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज जो वहां पे ला रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण है। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल हमें एग्जैक्ट पता होता, इसलिए उसको खाली सिंबल में लेते हैं, वी आर वन बार इंटू क्यू वन। ये हुआ आपका वर्क डन। डाउट है क्या? तो अगर सिंगल चार्ज रहेगा तो इतना ही वर्क डन करने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो आपको टोटल कितनी पॉइंट चार्जेस असेंबल करने? हमने एक चार्ज असेंबल किया था, दो किए थे। अभी एन मतलब दो से ज्यादा, 3 4 5 6 जितने भी, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लिखा है क्या? मतलब पहला चार्ज लाने के लिए वर्क डन कितना रहेगा? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं लिखी है, नहीं समझा? और दूसरा चार्ज लाएंगे, ध्यान है तुम्हारा? दूसरा चार्ज लाएंगे तो पहले के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तीसरा चार्ज लाएंगे Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। फोर्थ चार्ज लाएंगे तो हाँ, तो दूसरे चार्ज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो अब आप कुछ डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, दिमाग याद करो कि दो चार्ज के बीच का वर्क डन कितना होता था? दो 1/4πε0। पहला चार्ज वन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ। अब हम लोग तीसरा चार्ज ला रहे है ना, वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। तीसरा चार्ज लाना मतलब 3 चार्ज असेंबल करना, नहीं समझा? फोर्थ चार्ज लाना मतलब, तो वैसे अगर nth चार्ज लाया मतलब वहां पे ऑलरेडी n चार्जेस क्या हुए? असेंबल हो गए। इतना सिंपल है वो। तो थर्ड चार्ज का वर्क डन कितना रहेगा? किसके अगेंस्ट रहेगा? Q3 को Q1 भी रोकेगा, और क्योंकि वहां पे पहले से Q1 Q2 है तो Q3 को दोनों रोकेंगे, तो वो रहेगा 1/4πε0 Q1, रोको Q1, और इधर और क्योंकि Q1 को कौन अपोज कर रहा है? Q3 को कौन अपोज कर रहा है? तो Q3 को Q1 के अगेंस्ट लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? तो ये लाया Q3 को, अच्छा, बट Q3 को आने से और कौन रोक रहा है? तो उसके अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा? वो रहेगा Q2 Q3 अपॉन R23। ये R23 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड चार्ज 3। अब भी नहीं समझा? इतना वर्क डन करना पड़ेगा तीसरा चार्ज लाने के लिए, अरे नहीं? अब बताओ सोच के, फोर्थ चार्ज लाने के लिए कौन सा वर्क डन करना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
किस किस के, कौन कौन रोकेगा इतना बताओ। हाँ, सो अभी मैं कुछ नहीं, तुम लोग बताओगे अभी, जल्दी जल्दी बोलो। Q4 को अभी कौन रोक रहा है पहले? क्या लिखो इधर? ठीक, तो 1/4 पे एप्सिलॉन क्या निकलेगा? तो अंदर Q1 Q4 और 4 चार्जेस को असेंबल कर लिया। 4 चार्ज का वर्क डन नहीं, तो 4 चार्ज का वर्क डन मतलब 4 चार्जेस हो गए ना वहां पे, तो ये 4 चार्जेस का टोटल वर्क डन हुआ। कोई अगर ये सोचेगा ये खाली 4th का हुआ तो गलत सोच रहा है, क्योंकि अगर ये 4th का है मतलब वहां पे ऑलरेडी 4 चार्जेस क्या हो चुके, असेंबल। तो फिर यही से डायरेक्ट लॉजिक लगाओ। ठीक है, वर्क डन टू असेंबल n चार्जेस। सोचो मत, इसको देखो। तो इधर आन दो, क्या है बाहर? 1/4 पे एप्सिलॉन, एडिशन एडिशन, राइट। हम लोग क्या देख रहे हैं इधर, क्या होने कौन है? Q4। Q4 मतलब लास्ट वाला चार्ज। कौन सा लास्ट? कौन सा चार्ज? सबसे लास्ट जो लाया। और Q1 Q2 Q3 जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, जो उसके पहले आ चुके हैं। तो जो मैं लिख रहा हूं यहां पे सोचो जरा, अगर मैं इधर n लू, अच्छा पहले ये क्या है पहले समझाता हूं। i के जगह पे क्या पुट करोगे? 1। तो Q1 मान लो मुझे 4 चार्जेस को असेंबल करना है, तो सबसे लास्ट कौन रहेगा? 4th रहेगा। तो ये आंसर आना चाहिए। तो आपको i के जगह पे क्या पुट करना है? पहले 1। 4 बोल रहा है, 1 से शुरू होता है भाई साहब, 1 2 3 4। तो Q1 ये 4th रहेगा और नीचे रहेगा 1 और 4। आया ये? अब रहेगा i के बाद, मतलब 1 के बाद क्या? 2। तो Q2 Q4, क्योंकि n मैंने 4 लिया है ना, और नीचे R24। नहीं समझा? फिर 3 Q3 Q4 R34। आया वो? नहीं समझा? अब अगर मैं इधर n लूंगा तो आखिर में i के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? n अगर मतलब n 4 है तो इधर आएगा Q4 R44। है क्या ऐसा? इसका मतलब आपको मैक्स टू मैक्स यहां तक, कहां तक जाना है? n-1। तो n मेरा 4 है, तो इधर क्या होगा? 4 - 1 मतलब क्या? तो मैक्सिमम i की वैल्यू आपको कहां तक लेके जानी है? तो 3 तक ही है ना। इधर देखो ना, देखो ना, मैक्सिमम क्या तक है? 3 तक। अब भी नहीं समझा n-1 क्यों लिया? n लोगे? हाँ, अबे नहीं समझा ही, नहीं समझा तो ये वाला याद रखो, गरीब जैसा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए।